आगे बढ़ने का, ना संपत्ति रखने का, ना रोजगार करने का, ना खेती करने का, सारे अधिकार छीन लिए गए। यहां तक कि सेना में भर्ती होने का अधिकार भी छीन लिए गए। तो ये परिवर्तन हुआ इस संविधान से, लेकिन दुश्मन को परिवर्तन देखा नहीं जा रहा। जब बाबा साहब ने हमें वोट का अधिकार दिलाया, दुश्मन बड़ा तेज था। दुश्मन ने कहा इनके पास वोट है, हमारे पास नोट है, हम इनकी वोट को नोट से खरीद लेंगे। जिस उद्देश्य से बाबा साहब ने वोट का अधिकार दिलाया वो कभी पूरा नहीं हो पाएगा, क्योंकि जिनके कुर्सी में बैठने का अधिकार नहीं था, बाबा साहब की इच्छा थी कि लोकतंत्र में वोट की शक्ति से वो भी कुर्सियों पर बैठेंगे, राजकाज में आएंगे, कुर्सी में बैठ के अपने वर्गों के हितों के लिए कानून बनाएंगे, कानून को लागू कराएंगे, पॉलिसी बनाएंगे और इनकी जिंदगी में जो गरीबी, बेबसी, लाचारी, भुखमरी, इस सबको खत्म करने का काम करें। आप मेरी माएं बहने बेटी बताओ, अगर आप में से किसी का बच्चा सरकारी नौकरी मिले लगेगा तो क्या आपके दिन बदलेंगे नहीं बदलेंगे? बताओ जरा ईमानदारी से, बदलेंगे नहीं बदलेंगे? तो जब बाबा साहब ने वोट का अधिकार दिया तो वो नोट से खरीदने लगे। बाबा साहब समझाते समझाते चले गए कि मेरे भोले भाले लोगों, ये वोट का अधिकार आपको बिकने के लिए नहीं मिला, गुलामी से मुक्ति के लिए मिला है। लेकिन लोग उस बात को नहीं समझ पाए क्योंकि लोगों की जरूरत पैसा थी। फिर बात आगे बढ़ी, बाबा साहब चले गए, मान्यवर काशीराम साहब ने 10 साल बाद फिर इस बात को समझा और फिर उन्होंने मोर्चा लिया, गांव गांव में जाकर लोगों को समझाया। और अपनी बात में वो सबसे अच्छी बात ये कहते थे कि बाबा साहब की तकलीफ थी कि आप अपनी वोट का सही प्रयोग नहीं कर पाए, वोट से हमारा राज तो नहीं आया लेकिन कुछ पैसे मिलने लगे, इसलिए अपनी वोट को बेचना बंद करो। क्योंकि आया और मां में फर्क होता है। आया समझते, आया कहते केयर टेकर को, जो अम्मा घर गांव में शहरों में उनके यहाँ घरों में आती है, जो नौकरी पेशा करते हैं या जो बहुत बड़े पैसे वाले लोग हैं, कर्मचारी हैं, उनके बच्चों को देखने के लिए आया जिसको अम्मा कहते हैं वो आती है। तो अम्मा, उस आया में और मां में फर्क होता है। मां कैसी होती है मैं आपको बताता हूँ। एक दिन मैं मिशन का काम करके रात को 3 बजे घर पहुंचा और मैं इतना थका हुआ था कि मैं बाहर खाट में लेके सो गया। तो मुझे 3:15 बजे, ऐसा 3:30 बजे मेरी आंख खुली, मुझे ऐसा लगा कोई मेरे पास था। तो मैंने महसूस किया कि मेरे ऊपर एक चादर हो गई, जो मैंने नहीं ओढ़ी थी, चादर मेरे ऊपर थी। तो मैंने देखा कि चादर कौन गिर गया। तो मैंने देखा मेरी माँ जा रही थी वापस, थोड़ी दूर मुझसे, उसके पैरों की आवाज मुझे आ रही थी। तो मुझे एहसास हुआ कि माँ वो होती है जो अपने कलेजे का टुकड़ा काट काट के बच्चे को बड़ा करती। माँ होती है जो 9 महीने पेट पे लगा के बच्चे को रखती है। 1 ग्राम बोझ नहीं उठा सकते आप अपने शरीर से अलग, 1 ग्राम बोझ, 1 किलो बोझ नहीं उठा सकते। 3-4 किलो के बच्चे को 9 महीने पेट में रख के खुद पैदा होने के बाद खुद गिले में लेट के सूखे में लेटा के उसको पालने पोसने वाली मां होती है। अब क्या हो गया इस देश में, आप आइडिया लगाओ। तो बाबा काशीराम साहब ने कहा कि ये वोट का अधिकार मैंने इसलिए दिया कि गुलामी की बेड़ियां काट सको, जो बेबसी लाचारी इनकी जिंदगी में उनको खत्म कर सको। तो मेरी माँ जब वो करके गई तो मुझे एहसास हुआ कि माँ क्या होती। तो बाबा साहब का ये मत था कि भाई हजारों साल तक हम इस देश में जुल्म जाति अत्याचार सहते रहे, किसने हमारे आंसू नहीं देखे? तो भाई हमें आगे भी कोई हक अधिकार नहीं देगा। इस वोट से आप ताकतवर होना, इस वोट से आप कुर्सी में बैठना, कुर्सी में बैठ के अपने लोगों के लिए कानून बनाना, कानून लागू कराना, नए अवसर पैदा करना। जो पैसा पूंजीपतियों को मिलता है, जैसे आज की सरकार ने पिछले 5-7 साल में 15 लाख करोड़ रुपया अडानी, अंबानी और धन्ना सेठों का माफ कर दिया। करोड़ों रुपया लेके इनके सहयोगी ललित मोदी और खाने मोदी और डिमके मोदी चले गए देश छोड़ के। उनको ये था कि पैसा गरीबों के हित के लिए रहेगा, उनके अच्छे मकान बनेंगे, उनके बच्चों को रोजगार मिलेगा, इंडस्ट्रियल एरिया रहेगा, माँ बहनों को घर पर रोजगार मिलेगा। जो पढ़े लिखे नौजवान है, जैसे आप लोग हो, मेरे जैसे जो लोग हैं, जिनकी जो क्वालिफिकेशन उनके हिसाब से, जब तक उनको नौकरी रोजगार नहीं मिलता, उनको बेरोजगारी भत्ता मिलेगा कि वो सुसाइड ना करे, किसी आगे हाथ ना फैलाएं, वो आगे बढ़ते रहे, कभी पीछे ना हटे। जो माए बहने हैं जो ऐसी हो गई अस्वस्थ है, उनको बेहतर से बेहतर मुफ्त में इलाज मिलेगा। जो गरीब का बच्चा पढ़ना चाहता हो उसको पढ़ने के लिए बराबर की जो है पढ़ने के लिए स्कूल की सुविधा मिलेगी। ऐसा नहीं, अब तो ऐसा हो गया कि अमीर के बच्चे पढ़ सकते हैं लेकिन गरीब का बच्चा तो नहीं पढ़ सकता। अगर कोई गरीब चाहे कि वो डॉक्टर इंजीनियर बन जाए, पढ़ेगा कहां से? कई लाख रुपए फीस लगती है, कहां से लाओगे फीस आपको? तो बाबा साहब का मत ये था कि संविधान के जरिए आपकी जिंदगी बदलेगी, लेकिन बदली तो है, लेकिन इसलिए ज्यादा नहीं बदली क्योंकि हमारे और आपके बीच में वही पैसे वाले लोग आके बैठ गए, पैसे के आधार पर राजनीति चलती है, तो गरीबों का भला नहीं। अगर महसूस करके देखो मेरे भाइयों, आप पढ़े लिखे लोग हो, अगर ये संविधान खत्म हो गया तो क्या कोई हमें कुर्सी बैठने देगा? क्या हमें धार्मिक स्थल जाने देगा? क्या पढ़ने पढ़ाने नौकरी करने का अधिकार बचेगा?
तो फिर इस देश में हम लोग मेहनत मजदूरी के अलावा कर क्या सकते हैं? और मेहनत मजदूरी भी खत्म हो गई है। देखो कैसे पहले एक गेहूं आप क्या करते होंगे ना, इसलिए साधारण भाषा में ज्यादा समझ आया। गेहूं एक परिवार मिलकर काटता था, 4, 5, 6, 10 दिन में एक खेत काटता था, 10-12 बीघे का, तो इस परिवार को रोजगार मिलता था, कुछ राशन आता था घर में गेहूं। अब तो मशीन आती है, एक दिन में सारा काट के चली जाती है, काट जाती है ना, काट जाती है। आने वाला कल तो मशीनों का है, सारी मशीनें आ जाएंगी हर तरह की। तो भाई आपको रोजगार क्या बचेगा? आप इस देश में क्या करोगे? आपकी जिंदगी में कैसे बदलाव हो जाएगा? नौकरी है नहीं। ये भाजपा की सरकार आरक्षण को धीरे धीरे खत्म कर रही है, नौकरी को खत्म करी। जब नौकरी सरकारी डिपार्टमेंट रहेगा तो कौन सी सरकारी नौकरी बचेगी? आरक्षण का क्या जमीना करोगे आप लोग? तो इसलिए ये जो सत्ता के दम पे दलितों, पिछड़ों, किसानों, मजदूरों, मुसलमानों, नौजवानों की खाल खींच रही है सरकार, और 5 किलो राशन देके गरीबों की वोट लेके, ये नहीं समझने दे रही गरीबों को कि वोट देके आप ऐसा इंतजाम कर रहे हो कि आपका कोई बच्चा नौकरी पर नहीं जा पाएगा, आपका कोई बच्चा पढ़ लिख नहीं पाएगा, हमारी बहन बेटियों को गुलामी की जिंदगी जीनी पड़ेगी। ये नहीं समझ पा रहे हमारे लोग। तो इसलिए वो लोग ताकतवर हो रहे, सत्ता में बैठे, और वो हमारे लोगों को भी एहसास नहीं हो रहा कि आने वाले 10-20 साल में देश में कुछ भी नहीं। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे प्यारे भाइयों बहनों कि मांगने सिर्फ भीख मिलती है, अधिकार छीनने पड़ते हैं। और बाबा साहब को मैं वोट का अधिकार देके, इस वोट के जरिए आप चाहो तो बड़े से बड़े ताना साहब को जमीन पे गिरा दो और अपने कमजोर भाई चंद्रशेखर आजाद को आगे बढ़ा के ताकत दे दो कि वो आपके बच्चों के हाथों में जो आज खुरमा, जो थोड़ी जो ईंट पकड़ा दी है सरकार ने, आपके बच्चों के हाथ में जो है जो मिट्टी पकड़ा दी है आपने, वो आपके बच्चों को रोजगार, नौकरी तक पहुंचाने का काम कर सके। इसलिए मैं आज आपके गांव में आया हूं कि आपने सभी लोगों को आजमा के देखा, पैसे वालों को आजमा के देखा, ताकतवर लोगों को आजमा के देखा, धन्ना सेठों को आजमा के देखा, कारोबारियों को आजमा के देखा। उन्होंने आपसे वोट लिया और वो अपने घर में जाकर बैठ गया, आपके बच्चों का कोई भला नहीं हुआ। मैं तो पिछले 11 साल से सीना तान के, जब भी किसी कमजोर के साथ जुल्म होता है, चाहे पाल का बेटा हो, प्रजापति का, कश्यप का हो, सैनी का हो, गुजर का हो, जाट का हो, चमार का हो, वाल्मीकि का हो, धोबी का हो, पासी का हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो कोई भी गरीब हो, चाहे वो किसी जाति धर्म की बहन बेटी हो, हम तो सबकी लड़ाई लड़ने के लिए जाते हैं, हमको न्याय दिलाने का काम करें। अभी आपने देखा 3 दिन पहले रामपुर मिलन में मोदी जी बाबा साहब का बड़ा गुणगान करते हैं, बाबा साहब की बात करते हैं, बाबा साहब को माला चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं। ये धोखा है, क्योंकि अभी 2 दिन पहले, 4 दिन पहले रामपुर मिलन में एक बाबा साहब के पार्क के ऊपर सोमेश को गोली मार के जो है उसका सिर जो है छलनी कर दिया। एक मां से उसका बेटा छीन लिया 17 साल का, जो क्लास 10 में पढ़ता था। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उनकी पुलिस ने किया, आपके सामने किया। जो बाबा साहब के लिए बड़े बड़े बातें करते हैं, बाबा साहब का नाम लेके हमारे लोगों को ठगना चाहते हैं, उनसे भी हमें सावधान रहना। अगर हमें देश में स्वाभिमान सम्मान के साथ जीना है, नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता, रोजगार, देखो क्या नहीं हो सकता, मैं आपको बताता हूं कैसे क्या नहीं हो सकता। गौर करके सुनना, हम दुनिया से कच्चा माल खरीदते हैं, हम चाइना से बहुत माल खरीदते हैं, बांग्लादेश से बहुत माल खरीदते हैं, और कई देशों से खरीदते हैं, अरबों खरबों रुपए का माल खरीदते हैं। जब वो माल वहां तैयार हो सकता है तो क्या हमारे यहां नहीं तैयार हो सकता? कितना रोजगार मिल सकता है? आज बहन भाइयों को घर चलाने के लिए मेहनत मजदूरी करनी पड़ती है, खेतों में भट्टों में जाना पड़ता है, कोनों में जाना पड़ता है। यही अगर 10-20 हजार रुपए का रोजगार इनको घरों में मिल जाए तो क्या इनको ये गरीबी बेबसी से छुटकारा नहीं मिलेगा? बताओ, मिल सकता है, लेकिन सरकार देना नहीं चाहती। देखो, अधिकारियों को तनख्वाह मिलती है, अधिकारियों को पेंशन मिलती है, नेताओं को पेंशन मिलती है, तो वृद्धा विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन 5,000 रुपए क्यों नहीं मिलती माँ बहनों को? आप मुझे बताओ, पढ़ी लिखी बहनों को बेरोजगारी भत्ता क्यों नहीं मिलता? मनरेगा में 100 दिन काम का वादा करने वाली सरकार ये बताए, क्या 265 दिन गरीब क्या करेगा? क्या 265 खर्चा नहीं है? अब तो 100 दिन का भी पैसा नहीं मिल रहा। मनरेगा में देते क्या है? एक आदमी सरकारी काम करता है 8 घंटे का, उसको 2,000 रुपए वेतन मिलता है। वही 8 घंटे खेत में कहीं भी मेहनत मजदूरी करता है, उसको 250, 300, 400 रुपए मिलते हैं। गैर बराबरी क्यों है? समान काम तो समान वेतन भी होना चाहिए। इसलिए मैं कहता हूं कि न्यूनतम वेतन मजदूरों के लिए कम से कम 1,000 रुपए होना चाहिए, कि अगर वो काम करने जाए तो 200-400 रुपए उनके घर में बचे हुए, उनके घर का खर्चा भी चले। लेकिन ये करेंगे कैसे? इसके लिए तो कार की जरूरत है। देखो नौजवान भाइयों, हरिद्वार कितनी दूर है आपसे? कितनी किलोमीटर होगा? 60 किलोमीटर। वही हरिद्वार में कृष्णाबाद में इंडस्ट्रियल एरिया लगा, लाखों लोगों, नौजवानों को, बहनों को, माओ को रोजगार मिल रहा।
तो आप बताओ उसके नेताओं क्यों लगा कि यहाँ बनना चाहिए? क्यों नहीं बनाया उन्होंने? क्यों नहीं उन्होंने सरकार से कहा? क्यों नहीं वो लड़े? क्यों नहीं आंदोलन किया? क्यों नहीं संघर्ष किया कि यहाँ भी लगाओ, जो बेरोजगार भाई हैं उनको नौकरी मिले? ITI वाले, पॉलिटेक्निक वाले, BA वाले, 12th वाले, हाई स्कूल वाले सब लोग काम देंगे। लेकिन उनको पता है अगर गरीब की गरीबी खत्म होगी तो उनकी गुलामी कौन करेगा, इसलिए वो गरीबी खत्म नहीं करना था। ठीक है। और बहुत सारी ऐसी चीजें जैसे आपके क्षेत्र में कोई बड़ा हॉस्पिटल नहीं जहां गरीब व्यक्ति अपने बच्चों का इलाज करा ले, खुद का इलाज करा ले। मैंने कई दिन से पूछा, आपसे पूछ रहा हूं, आप बताओ आपके क्षेत्र में एम्स जैसा हॉस्पिटल होना चाहिए नहीं होना चाहिए? आप बताओ सब लोग, होना चाहिए नहीं होना चाहिए? तो भाई बनाएगा कौन? आपका नेता तो वहां जाके बोलता ही नहीं। भाई आप थोड़ा जाके बोलोगे, आपका नेता तो बोलेगा इसको सुनने भेजा, और वो ना बोलेगा तो सरकार को क्या फर्क पड़ता है? भाई आपने कुछ चाहिए नहीं चाहिए, आपने तो अपना काम कर दिया। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे प्यारे भाइयों, इस देश में अगर जीना है मान सम्मान के साथ तो वही जी सकता है जिसकी राजनीतिक ताकत निश्चित है। और राजनीतिक ताकत हैसियत पैसे से नहीं बनती, वो बनती है वोट से, और वोट आपके जूठे में आपके हाथ में है। एक बात मैं आपको बताने का अधूरी छोड़ गया, तो इस बात को पूरी कर देता हूं, ये माता बहनों को भी समझ आएगा। जब बाबा साहब ने वोट का अधिकार दिया तो नोट से खरीदने लगे, और जब मान्यवर काशीराम साहब ने समाज को तैयार कर दिया तो फिर वो मशीन लिया, मशीन से वोट की चोरी करने लगे। अब मशीन के खिलाफ ही हमारे लोगों ने जंग करके वीवीपैट लगवा दी। अब वीवीपैट से भी गिनती नहीं कर रहे। इस बार कोर्ट में मामला चल रहा है, पिछले 3 महीने चल रहा है आंदोलन। पूरी आशा उम्मीद है कि पहले तो चुनाव बैलेट पेपर से होगा, और अगर बैलेट पेपर से नहीं हुआ तो वीवीपैट से जो पर्ची निकलती है पर्ची हमारे हाथ में आएगी। हम ये देखेंगे किसको हमने वोट दिया, और फिर हम उसको उस पर्ची को डब्बे में जमा करेंगे। और हमने मांग की है चुनाव आयोग से और सुप्रीम कोर्ट से भी कि भाई हमारी मशीन से गिनती मत कराना। हम 5 साल इंतजार करते हैं वोट देंगे तो 2 दिन और लग जाएंगे। हम पर्ची से ही जो गिनती होगी, वो जो डब्बे से जो गिनती होगी उनकी पर्चियों गिनती आप हमारी कर देना। हम इस बात को चाहते हैं, जनता की बात को चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट को मानना पड़ेगा, मेरी बात का भी याद रखना। लेकिन अब ताकत तो तब बनेगी जब आप चंद्रशेखर आजाद को ताकत दोगे। आप किसी पैसे वालों को 1000-2000 रुपये वोट दे दोगे, किसी की बातों में आके किसी को वोट दे दोगे जो आपको खाते चला गया, तो ताकत कैसे बनेगी? आप बताओ कैसे बनेगी? बनानी है नहीं बनानी ताकत वाले बताओ। ये गरीबी बेबसी लाचारी खत्म करनी नहीं करनी बताओ। क्या बहन बेटियों को सपने है या नहीं है बताओ? है तो फिर उन सपनों को जीना सीखो। सपने तब पूरे होते हैं, कहते ना सपने उसी के पूरे होते हैं जिसके सपनों में जान होती है, और पंखों से कुछ नहीं होता साथियों, हौसलों से उड़ान होती है। अपने हौसले मजबूत रखो, अपने हौसलों को ताकतवर रखो, अपने हौसलों को भगवान चढ़ाओ। ये गरीब के बच्चे भी डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS बनेंगे, ये भी वकील जज बनेंगे, ये भी कुर्सियों में बैठेंगे। मेरी माँ बहनों के घरों से भी गरीबी दूर होगी, हमारे अच्छे अच्छे गुरु घर भी बनेंगे, आपकी अच्छी सड़कें भी बनेंगी। देखो नेताओं की बिजली फ्री, दफ्तरों में अधिकारियों की बिजली फ्री दफ्तरों में, लेकिन गरीब के घर में अगर बिजली का बिल न दे तो आप कनेक्शन कट जाएगा और मुकदमा दर्ज हो जाएगा। आप ये बताओ, जब अमीरों की बिजली फ्री हो सकती है सब्सिडी मिलके, तो गरीबों की बिजली क्यों नहीं फ्री हो सकती? आप बताओ मुझे। ये जो जेब कट रहे हैं, मोदी ने कहा गरीबी मिटा देंगे, 350 का सिलेंडर 1150 रुपए कर दिया, 120 रुपए का बिल 600 रुपए का कर दिया, 40-45 रुपए का पेट्रोल 100 रुपए का कर दिया। वो दोनों हाथ से लूट रहे हैं, और आप भी लूट रहे हो, तो भाई मैं क्या करूं? ये लुटाई बंद करनी है तो इसका एकमात्र तरीका ये